हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई राष्ट्रीय आय की मापने की क्या क्या विधि, कौन कौन सी विधियां थी। हमने जो राष्ट्रीय आय की जो उत्पाद विधि थी और जो आय विधि थी, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का जो थर्ड जो मेथड है वो आपका है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि व्यय विधि। इस विधि को हम आय विन्यास विधि, द इनकम डिस्पोजेबल मेथड या उपभोग एवं निवेश विधि, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहा जा सकता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्यय विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यानी कि व्यय विधि के द्वारा एक लेखा वर्ष के अंदर बाजार कीमत पर जो भी सकल घरेलू उत्पाद का उत्पादन किया जाता है उस पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। जो यह अंतिम व्यय होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। यानी कि जितना भी व्यय अंतिम व्यय किया जाता है वो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम देखते हैं जो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अंतिम व्यय हम किसे कहेंगे। अंतिम व्यय एक प्रकार से एक लेखा वर्ष के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय ही क्या कहलाता है, आपका अंतिम व्यय कहलाता है। अब इसमें हम देखते हैं जो आपकी दो प्रकार की व्यय निकल के आता है, एक तो आपका अंतिम व्यय और एक आपका मध्यवर्ती व्यय, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इन दोनों में अंतर करना, डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल है। ये इन दोनों में अंतर इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से यदि एक उद्यमी दूसरे उद्यमी से जो वस्तु या सेवा खरीदता है उसका प्रयोग दोबारा बेचने के लिए या कच्चे माल के रूप में करता है तो ऐसी वस्तु पर किया गया व्यय मध्यवर्ती व्यय कहलाएगा। यानी कि एक कोई भी अगर उद्यमी है दूसरे उद्यमी से वस्तु या सेवा खरीदता है तो उसको आगे कच्चे माल के रूप में या आगे बेचने के लिए उसका प्रयोग करता है तो उसको हम क्या कहते उस व्यय को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं, मध्यवर्ती व्यय कहते हैं। और इसके विपरीत यदि किसी उद्यमी द्वारा अंतिम उपभोग या पूंजी निर्माण के लिए वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जाती है तो उन पर किया गया वह अंतिम व्यय कहलाता है। यानी कि अगर कोई भी उद्यमी अपने निजी उपभोग या आगे पूंजी निर्माण के लिए उसका प्रयोग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम व्यय कहा जाता है। आगे हम देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि क्या क्या स्टेप्स एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या जो स्टेप्स होते हैं, कदम होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें यही है भाई जो अंतिम व्यय करने वाली इकाइयों की पहचान, भाई कौन कौन सी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट इंक्यूरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, कौन कौन सी जो इकाइयां हैं जो अंतिम व्यय करती हैं। तो इसमें जो भी इकाइयां होती है अपने अंतिम उपभोक्ता पूंजी निर्माण के लिए जो व्यय किया जाता है वो इकाइयां जैसे आपका है, एक तो होता है आपका परिवारक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और आपका जो सरकारी क्षेत्र होता है। यानी कि जो अंतिम व्यय किया जाता है वो परिवार के द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। और फिर एक होता है शेष विषय क्षेत्र, यानी कि जो दूसरे देश के लोग भी क्या करते हैं, किसी भी देश के अंदर फाइनल कंजप्शन करते हैं। फिर आपका सेकंड स्टेप में क्या है, अंतिम व्यय का वर्गीकरण। किस प्रकार से जो आपका फाइनल जो एक्सपेंडिचर होता है उसको किस प्रकार से क्लासिफिकेशन उसका किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें जो आपका क्लासिफिकेशन है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं भाई अंतिम उपभोग व्यय, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक तो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, और एक होता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। अब हम देखते हैं जो निजी अंतिम उपभोग व्यय होता है और फिर जो आपका कंजप्शन होता है वो दो प्रकार, इनमें जो आपका क्लासिफिकेशन के अंदर अंतिम व्यय को हम बांट सकते हैं भाई जो आपका एक तो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसमें भी इसके टू टाइप्स हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर इसमें अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसके अंदर आता है फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो भी इसके अंदर आता है।
अंतिम निवेश व्यय। इसमें 3 प्रकार, इसके 3 टाइप्स हैं। एक तो आपका है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन, यानी कि जो स्थायी पूंजी के निर्माण के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इसके अंदर आता है। चेंज इन स्टॉक, जितना स्टॉक होता है, जितना भी स्टॉक चेंज इन स्टॉक होता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो इसका थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं किस प्रकार से जो आपका फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल एक्सपेंडिचर की जो गणना की जाती है, यानी कि एस्टिमेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर किस प्रकार से इसका किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अंतिम उपभोग व्यय के अंदर 2 प्रकार का आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अंतिम फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हम वही है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसको हम फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर हम देखते हैं जो आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। घरेलू बाजार में निजी अंतिम उपभोग व्यय की गणना करने के लिए उपभोक्ता परिवारों तथा निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को टिकाऊ उपभोग वस्तुओं, अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं पर जो अंतिम बिक्री की जाती है उसकी कुल मात्रा को फुटकर कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। इनके जो भी अंतिम बिक्री की जाती है, जैसे परिवारों के द्वारा या जो गैर लाभकारी संस्थाएं हैं उनके द्वारा जितनी भी फाइनल जो बिक्री की जाती है उसको जो मार्केट के अंदर फुटकर जो प्राइसेज होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन निकल के आ जाता है। उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। भाई सरकार भी क्या करती है, कुछ अपने जो भी कंजप्शन करती है। तो इसमें आपका घरेलू बाजार में सरकारी अंतिम व्यय की गणना करने के लिए हम जो आपके निम्नलिखित जो भी इसके अंदर जो भी फैक्ट होते हैं या मद होते हैं उनको शामिल किया जाता है। जैसे सरकार द्वारा बाजार में चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्रय, यानी जो भी चालू वर्ष होता है सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो शुद्ध क्रय किया जाता है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और सरकार द्वारा विदेशों में किया गया शुद्ध क्रय, यानी कि विदेशों में जो शुद्ध जो क्रय किया जाता है उसको इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर आगे आपका आता है इसके अंदर जो एक तो मैंने पढ़ लिया भाई फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसके अंदर आता है किस प्रकार से उसकी गणना की जाती है। फिर इसके अंदर आता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, सकल पूंजी निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन, यानी कि जो आपकी सकल स्थायी पूंजी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें फिर आपका इसके अंदर आता है भाई तो जो भी आपका एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, जो भी निर्माण पर किए जाने वाले व्यय की गणना करने के लिए जो निर्माण सामग्री जैसे ईंटें हैं, स्टील्स हैं, सीमेंट है, श्रम है, पूंजी साधनों की जो मात्रा है उसकी कीमतों से उसको क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। यानी कि जो भी निर्माण सामग्री होती है उसकी कीमतों को उससे गुणा करके हम क्या निकाल सकते हैं, आपकी जो आपकी सकल घरेलू पूंजी निर्माण को निकाल सकते हैं। फिर इसके अंदर आपका आता एक सेकंड और है एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, यानी कि मशीनरी पर क्या क्या व्यय किए जाते हैं। मशीनरी पर किए गए व्यय का अनुमान 2 तरीक़ों से लगाया जा सकता है। जो मशीनरी पर जो व्यय किया जाता है वो 2 तरीक़ों से लगाया जा सकता है। एक तो इनकी अंतिम बिक्री की मात्रा को बाज़ार में प्रचलित कीमतों से गुणा कर दिया जाता है, यानी कि जो इनकी जितनी भी मशीनें होती हैं इनकी अंतिम बिक्री की मात्रा को क्या है, जो भी बाज़ार में इनकी कीमत प्रचलित होती है उससे गुणा करके हम मशीनों पर एक्सपेंडिचर का पता लगा सकते हैं। और एक होता है जिन्स प्रवाह विधि। जिन्स प्रवाह विधि क्या होती है, कम्युनिटी फ्लो अप्रोच। इसके अनुसार प्रचलित वर्ष में उत्पादित मशीनों की कुल मात्रा ज्ञात करके, यानी जो भी एक वर्ष के अंदर कितनी उत्पादित मशीनों की जो उत्पादन हुआ है उसे खरीदारों द्वारा दी गई कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। यानी कि कितना उत्पादन हुआ है और खरीदारों के द्वारा कितनी कीमत दी गई है उससे गुणा कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भाई जो किस प्रकार हम सकल घरेलू पूंजी निर्माण का एस्टिमेशन लगा सकते हैं। फिर इसके अंदर आपका आता है सेकंड इसके अंदर है चेंज इन स्टॉक। स्टॉक हमने पीछे बढ़ा हुआ है। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, फाइनल स्टॉक। भाई जो हमारे पास फाइनल स्टॉक क्या है,
और माइनस इनिशियल स्टॉक यानी कि प्रारंभिक स्टॉक कितना था। इन फाइनल स्टॉक में से जब हम इनिशियल स्टॉक को निकाल देते हैं तो हमारे पास बच जाता है आपका चेंज इन स्टॉक। इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो क्या रहता है, अनसोल्ड रह जाता है, तो उसको अगले वर्ष के अंदर क्या आता है, चेंज इन स्टॉक के अंदर शामिल किया जाता है। फिर आता है आपका थर्ड इसके अंदर पॉइंट है आपका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपके क्या होते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि जब हम एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को निकाल देते हैं किसी भी कंट्री के तो हमारे पास क्या आते हैं, नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात। अब आपको पता होना चाहिए एक्सपोर्ट क्या होते हैं और इम्पोर्ट क्या होते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है भाई, दूसरे देशों में सामान को भेजना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे इंडिया से कोई भी सामान हम अमेरिका के अंदर भेजेंगे तो वो इंडिया के क्या होगी, एक्सपोर्ट होगी। और इंपोर्ट क्या होते हैं भाई, दूसरे देशों से सामान को अपने देश के अंदर मंगाना। जैसे हम दूसरे देश से हम इंडिया के अंदर कोई भी सामान मंगाते हैं तो वो इंडिया के क्या होगी, इंपोर्ट होगी। तो इस प्रकार आगे हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय द्वारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि इन सभी को जोड़कर, इन सभी को हम जोड़ देंगे, जितने भी आपके तीनों एस्टिमेशन में हमने तीन जो पॉइंट पढ़े हैं, इन तीनों को जोड़कर क्या आपके पास क्या निकल कर आ जाता है, सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय। जो भी सकल घरेलू उत्पाद पर व्यय किया जाता है वो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि वो क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस होता है। फिर हमारे पास क्या, अगर हमारे पास GDP आ जाता है तो GDP एट मार्केट प्राइस से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी नेशनल इनकम का हम उसके द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि उसके GDP एट मार्केट प्राइस के थ्रू हम जो भी नेशनल इनकम की जो अन्य जो धारणाएँ थी उन पर पहुंच सकते हैं। GDP एट मार्केट प्राइस में क्या होता है भाई, जो भी निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात, इन सभी को जोड़ देंगे हम तो आपके पास आ जाती है GDP एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। फिर जब हमारे पास GDP एट मार्केट प्राइस आ जाती है तो जब हम GDP एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को शामिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है GNP एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फिर हम GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाती है नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस पर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एट मार्केट प्राइस। जब हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल कर आ जाता है तो इसमें से हम जब इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी नेशनल इनकम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपकी GDP होती है एट मार्केट प्राइस वो किसके बराबर होती है, आपका जो कंजम्पशन होता है, यानी कि जो प्राइवेट कंजम्पशन होता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन होता है, जो आपकी फॉरेन जो इनकम होती है, चेंज इन स्टॉक होता है, मैं कितना चेंज इन स्टॉक हुआ, फिर आपकी है नेट एक्सपोर्ट। फिर हम देखते हैं जो आपकी आगे आपके इसमें ये आपका जो राष्ट्रीय आय है इन धारणाओं को हम पता लगा सकते हैं। फिर आपका है भाई, इसमें एक आपका छोटा टॉपिक और है, वो आपकी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, अंतिम जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, और जो आपकी मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई जो अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स हैं, जो फाइनल गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन परिसीमा के बाहर होती हैं, यानी कि अब उनका उत्पादन और उन वस्तुओं से आगे उत्पादन नहीं किया जा सकता। इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि की नहीं की जा सकती। जैसे हम कोई भी पेंसिल ले ली, कॉपी है या स्याही है। मध्यवर्ती वस्तुएं, ये वस्तुएं उत्पादन परिसीमा के अंदर होती है, यानी कि इसमें और अभी मूल्य वृद्धि की जा सकती है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया आपका। ये वस्तुएं अंतिम उपभोक्ता के पास उपभोग या निवेश के लिए जाने को तैयार होती हैं, यानी कि जो आपकी फाइनल गुड्स होती हैं वो अंतिम उपभोग या निवेश के लिए जाने के लिए तैयार होती हैं। ये वस्तुएं उत्पादकों द्वारा या तो कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं का या तो उपभोग या निवेश किया जाता है, जो फाइनल गुड्स होती है उनका या तो कंजम्पशन किया जाता है या उनको इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती उपभोग
किया जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। राष्ट्रीय आय की गणना में इन वस्तुओं को क्या, जो फाइनल गुड्स होती है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम फाइनल गुड्स को ही क्या करते हैं, शामिल करते हैं, और जो इंटरमीडिएट जो गुड्स होती है उनको हम शामिल नहीं करते। आगे हम देखते हैं आपके कि भाई जो आपके हमने जो तीनों मेथड किए हैं, या जो राष्ट्रीय आय को मापने की जो जो विधियाँ की है, हमने देखा है किस प्रकार से हम जो आपकी नेशनल इनकम है उसको किस प्रकार से हम प्रोडक्ट मेथड के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं, इनकम मेथड के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं, और एक हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा किस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे आपकी है भाई ये मेजरमेंट करते समय जो भी इनका माप लगाते समय किन किन कठिनाइयों का सामना हमने करना पड़ सकता है। डिफ़िकल्टीज़ इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, क्या क्या कठिनाइयाँ नेशनल इनकम को मापने के अंदर आ सकती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दो प्रकार की जो आती जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, एक तो आती है आपकी कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़ यानी सैद्धांतिक कठिनाइयाँ, और एक आती है आपकी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ यानी कि व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ होती हैं। तो जो आपकी हम सबसे पहले देखेंगे अभी कंसेप्चुअल जो डिफ़िकल्टीज होती है, सैद्धांतिक जो कठिनाई होती है वो क्या होती हैं। अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमें जो भी आपकी अंतिम और जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनमें भेद करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम जानते हैं कि वे जो नेशनल इनकम के अंदर हम केवल फाइनल गुड्स को ही क्या करते हैं, फाइनल गुड्स के पर जो कंजप्शन हुआ है या जो उनकी जो भी उन पर एक्सपेंडिचर है उसको शामिल करते हैं। लेकिन कई बार ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है भाई जो आपकी फाइनल गुड्स कौन सी है और इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी है। तो इस प्रकार से ये एक जो फाइनल गुड्स की और जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स की जो इंटरमीडिएट गुड्स को पहचान करने की जो कठिनाई है या जो समस्या है वो इसके नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए एक प्रकार की समस्या है। फिर आता है आपका चेंज इन प्राइसेस, कीमतों में परिवर्तन। हम देखते हैं भी जो भी आपकी नेशनल इनकम होती है वो जो मार्केट में जो भी प्राइसेस होते हैं या वो जो भी प्राइसेस होते हैं उनके आधार पर ही उसका क्या है अनुमान लगाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं बस जो वस्तुओं और जो सेवाओं की जो कीमतें हैं वो क्या है लगातार चेंज होती रहती है, वो एक प्रकार से कांस्टेंट रही नहीं रहती। तो इसलिए बदलती हुई कीमतों के द्वारा नेशनल इनकम का अनुमान लगाना काफ़ी कठिन कार्य है। फिर आपका सर्विस विदाउट रिवार्ड, प्रतिफल रहित सेवाएं। कई जो सर्विस होती हैं वो ऐसी होती हैं भाई जिनके पेमेंट का हम भुगतान नहीं लगा सकते, यानी कि उनका कोई भी रिवार्ड नहीं होता, जिनके बदले में कोई भी प्रतिफल नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार की जो सेवाएं होती हैं उनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जाता। इस प्रकार हम देखते हैं भाई जो कोई भी एक अध्यापक है या जो कॉलेज में पढ़ाने पर जो वेतन मिलता है, परंतु वह सेवाएं अपने बच्चों को घर में पढ़ाने के लिए अर्पित करता है तो कोई भी वेतन नहीं मिलता। हम देखते हैं जो कोई भी अध्यापक है या कोई भी कॉलेज में जो प्रोफेसर है वो अगर कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाता है तो उसको उसके बदले में वेतन मिलता है, लेकिन जब वो अपने बच्चों को घर पर पढ़ाता है तो उसके बदले में उसको कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता। डबल काउंटिंग पीछे हमने पढ़ा था, भाई डबल काउंटिंग क्या होती है, भाई एक ही वस्तु के मूल्य का एक से अधिक बार नेशनल इनकम के अंदर गणना की करना ही क्या कहलाती है, डबल काउंटिंग होती है। तो इस प्रकार से जो ये डबल काउंटिंग होती है ये भी नेशनल इनकम को मापने के लिए मुख्य जो समस्या होती है। तो इसलिए हमें केवल या तो फिर आप जो वैल्यू एडिड मूल्य वृद्धि को ही नेशनल इनकम के अंदर नेशनल इनकम को मापने के लिए इसका प्रयोग किया, मूल्य वृद्धि को ही शामिल किया जाना चाहिए, या फिर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को इसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। फिर आपके विदेशी कंपनियाँ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिन देशों में जो विदेशी कंपनियां काफ़ी मात्रा में लगी हुई हैं उनमें भी राष्ट्रीय आय मापने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो अपनी आय का ठीक से जो है वो ठीक से अनुमान नहीं दे पाती, या उनकी आय का पता नहीं चलता भाई कितने इनको लाभ प्राप्त हो रहे हैं या कितनी इनकी आय है। तो इस प्रकार से वो उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो अपनी इनकम का नहीं दे पाती, जिससे राष्ट्रीय आय गणना करना काफ़ी कठिन कार्य है। आगे हम देखते हैं प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं आपकी नेशनल इनकम को मापने में। फर्स्ट है इसका एक्सटेंस ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु विनिमय का होना। इस प्रकार से हम देखते हैं वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है, एक वस्तु लेके दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। कि जब भी उपभोक्ताओं के द्वारा एक वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है जिसे उसकी ज़रूरत होती है और उसके बदले में उससे दूसरी वस्तु ले ली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कई बार जो आपका विलेजों के अंदर देखते हैं जो
उनके अंदर क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर हम क्या है नेशनल इनकम का अनुमान नहीं लगा सकते। अविश्वसनीय आंकड़े, कई बार जो आपके अल्पविकसित देशों में हम देखते हैं भाई जो शिक्षा के अभाव के कारण उत्पादन व्यय आदि का सही ब्यौरा नहीं रखा जाता, जिसे राष्ट्रीय आय गणना करना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर आयकर इत्यादि से बचने के लिए उत्पादक अपनी आय संबंधी ब्यौरा गलत देते हैं। गलत आंकड़ों पर आधारित राष्ट्रीय आय गणना भी प्रसन्नजनक होगी, यानी कि जो आपके उत्पादक होते हैं वो सही से अपनी जो आय होती है उसका ब्यौरा सही से नहीं देते, तो इस प्रकार से वो क्या है गलत आंकड़े, अविश्वसनीय आंकड़े देते हैं, जिससे जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। व्यावसायिक वर्गीकरण का अभाव, हम देखते हैं कि जो अल्पविकसित देशों में जो व्यावसायिक जो वर्गीकरण पाया जाता है उसका अभाव पाया जाता है। भाई लोग क्या है अलग अलग काम धंधों में लगे हुए होते हैं, जैसे कृषि श्रमिक प्राय अकाल व सूखे के दिनों में शहरों में काम करने के लिए जाते हैं। इन लोगों को अलग अलग कार्यों से प्राप्त आय अनुमान लगाने में काफ़ी कठिन होता है। इनके जो भी श्रमिक होते हैं वो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं काम करते हैं, तो इस प्रकार से इनकी जो सेवाएं होती हैं या जो इनकी आय होती है उनका अनुमान लगाना काफ़ी कठिन कार्य होता है। घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन, इस प्रकार हम देखते हैं जो इंडिया वो क्या है एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है, कृषि प्रधान जो देश है, तो इसमें जो प्रोडक्शन किया जाता है उसका बहुत सा जो भाग होता है वो घरेलू उपभोग के लिए ही उत्पादन किया जाता है, यानी कि सब उपभोग के लिए उसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो वो सब उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है उसका सही से जो रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, यानी कि उसका सही से पता नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से जो उत्पादन की वह यह मात्रा होती है भाग उसमें शामिल नहीं हो पाता, तो इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय है उसका अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता। तो ये आपके तीनों जो मेथड थे नेशनल इनकम को किन किन मेथडों से मेजरमेंट किया जा सकता है। पहले हमने जो राष्ट्रीय आय की जो क्या क्या कॉन्सेप्ट थे या नेशनल इनकम क्या होती है, उसके बाद में किस प्रकार से हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट कर सकते हैं ये हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे भी जो आपका जो भी हम देखते हैं वही सर्कुलर नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो किस प्रकार से होता है, जो नेशनल इनकम का प्रभाव है वो विभिन्न